टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, है ना। पहला बात तो ये समझो कि पहले बात ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। जिस चीज के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स। क्या क्या चीज मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट और कैश फ्लो। क्लियर? ये चार चीज मिलके क्या बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हर एक कंपनी ये चार चीज बनाती है। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ना, वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। जबकि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये बनता है हमारा कैश बेसिस से। और अकाउंटिंग दो तरीके से होता है, या तो कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है बोलो? एक्रूअल बेसिस में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि इनकम कितना होना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम कितना रिसीव्ड हुआ है। इनकम होना कितना चाहिए था और इनकम रिसीव कितना हुआ है, दोनों में अंतर होता है। तुम लोग एक टीचर का कैसे कैलकुलेट करता है फीस? नंबर ऑफ स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, सबसे 500 ले रहा है, मतलब कि इस बैच का फीस हुआ 50,000। क्या तुमको लगता है कि सारा स्टूडेंट एकदम टाइमली फीस पेड कर देता होगा? नहीं। तो ये जो इनकम तुम लोग कैलकुलेट करते हो, ये कौन सा इनकम है? एक्रूअल इनकम है। कौन सा इनकम है? और जो एक्चुअल में कैश रिसीव होता है, आउट ऑफ दिस 90 स्टूडेंट ने पेड कर दिया है 500 करके, दैट इज 45,000। तो ये जो इनकम हुआ, ये कौन से बेसिस पे है? कैश बेसिस पे। जितना रिसीव हुआ है वो, और जितना रिसीव होना चाहिए था वो। सामने आएगा फर्स्ट बेंच, सामने आएगा फर्स्ट बेंच, है ना। इन दोनों के डिफरेंस जो है, कहीं ना कहीं कितना अभी भी मिलना बाकी है? 5,000। कितना मिलना बाकी है? 5,000। हाँ बुला रहे, रुक, तुम क्या परेशान हो रहा है? कितना मिलना चाहिए था ये बताओ? 50,000। कितना मिल चुका है बोलो? तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर पढ़े थे ना हम लोग, शायद पढ़े थे, है ना। उसमें जो डिफरेंस होता था वो क्या होता था? आउटस्टैंडिंग। क्या होता था? जो भी हो। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है ये बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस से ये पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तुम लोग को कल एक एग्जांपल दिखाए थे कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, और इसका दोनों प्रॉफिट लिखे थे फर्स्ट टाइम में 10 लाख और 20 लाख। और तुम लोगों ने डिसाइड किया था कि कंपनी बी इज मच बेटर देन कंपनी ए, है ना। बात का बात है, अगर मान लो दोनों में कैपिटल सेम लगा रहा है तो 1 करोड़ और 1 करोड़, इन दैट केस अभी भी कंपनी कौन सा अच्छा है? बी अच्छा है, क्योंकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, दैट मीन्स इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये प्रॉफिट से हमको क्या पता चलता है? उसके परफॉर्मेंस के बारे में, कि साल भर में उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है ये बताओ? बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ, बैलेंस शीट के अंदर में क्या रहता है बोलो? एसेट्स एंड लायबिलिटी, है ना। और इससे हमको क्या पता चलता है? पोजीशन पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक कंपनी के पास कितना एसेट्स है और उसके पास कितना क्या है बोलो? लायबिलिटीज है ना। तो हमको पोजीशन पता चलता है किससे? बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस। क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस। जबकि बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? पोजीशन पता चलता है। नोट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कोई बताएगा? नोट्स ऑफ अकाउंट मींस डिटेल ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये? डिटेल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब मानो कि अनिल अंबानी का मुकेश अंबानी का बात करें, तो उसके एसेट्स में बहुत सारा एसेट्स हो, राइट। उसके पास बिल्डिंग होगा, क्या 1-2 लाख का बिल्डिंग होगा उसके पास? 1 लाख करोड़ का बिल्डिंग होगा। कितना का बिल्डिंग होगा? अब तुम सोचो कि जहां जहां वो बिल्डिंग है, और सबका अगर वो अलग अलग इंडिविजुअली दिखाने लगे, तो पूरा एक मोटा सा बुक बन जाएगा उसका बिल्डिंग का, अगर डिटेल दिया जाए तो, है ना। और किसके पास इतना टाइम है कि वो पूरा बुक को क्या करेगा?
पड़ेगा। तो दैट इज वाई क्या किया गया, वो बिल्डिंग लिखा और उसका पूरा डिटेल देता है किसमें, नोट्स ऑफ अकाउंट में बिल्डिंग लिखकर, है ना। बिल्डिंग का पूरा डिटेल, जिसको डिटेल में जानना है कि बिल्डिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, तो वो क्या चेक करेगा, बोलो, नोट्स ऑफ अकाउंट। तो बैलेंस शीट आइटम का जो भी आइटम है उसका अलग अलग नोट्स ऑफ अकाउंट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किसके लिए, डिटेल्ड अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए, डिटेल्ड अकाउंटिंग के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका पार्ट है, प्रिपरेशन ऑन कौन सा बेसिस, कैश बेसिस, टू सी द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो या फिर ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड, और एक होता है कुछ फाइनेंसिंग, फिर से बोलते हैं। जैसे इनफ्लो मतलब क्या होता है, बोलो, आना, पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ कैश। जब पैसा जाएगा दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब पैसा आ कैसे सकता है, मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। एक, तुम लोग से फीस जो रिसीव होता है वो मेरा इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। हम बिजनेस स्टार्ट ही किए हैं क्या करने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और उससे फीस कलेक्ट करने के लिए। तो ये मेरा नॉर्मल वे ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल वे ऑफ। तो जो नॉर्मल बिजनेस से पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन सपोज करो कि वही पैसा अगर हम क्या किए, तुमसे जो मिला वो हम बैंक में एफडी कर दिए, क्या कर दिए, एफडी कर दिए। तो ये क्या कर दिया, हम इन्वेस्ट कर दिए, क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिया। और वहां से क्या मिलेगा मेरे को, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बट वो इंटरेस्ट क्या मेरा काम है, हम बिजनेस इसीलिए खोले हैं कि बैंक में एफडी करेंगे, नहीं, मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ा के क्या कलेक्ट करना, फीस। वो कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। जो एफडी किए हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे चढ़ाए हैं, वहां से इनकम जनरेट हो रहा है, वो सब कौन सा एक्टिविटीज है, मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। मेरे को पैसा का जरूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास दौड़ते हैं और बैंक से क्या ले लेते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं अपने बिजनेस को। जैसे इसमें ये रूम का ईएमआई जो चल रहा है, तो हम क्या करा के रखे हैं, अपना लगाए हैं 1 लाख रुपया और बैंक से लिए हैं 2 लाख रुपए का लोन, है ना। तब जाके बिजनेस क्या है, स्टेबल है। तो ये 2 लाख जब लोन लिए थे, पैसा आया था कि गया था, आया था, इनफ्लो ऑफ कैश था। लेकिन कौन सी एक्टिविटी से, तुमसे जो फीस कलेक्ट होता है वो भी इनफ्लो ऑफ कैश है, बट कौन सी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग, है ना। जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होता है वो भी इनफ्लो ऑफ कैश है, बट कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग, है ना। तो सबका अलग अलग क्या है, एक्टिविटीज है। तो हमको क्या चेक करने पड़ता है कैश फ्लो में, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलेगा ये। तो नोट्स ऑफ अकाउंट, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस डील्स विथ, हाँ, एक्रूअल बेसिस पे होता है। इट इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। प्रॉफिट ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट कम है तो परफॉर्मेंस खराब है। बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे क्या पोजीशन है बिजनेस के पास, कितना का एसेट्स है और कितना का लायबिलिटी है, वो सिखाता है कौन, बैलेंस शीट। नोट्स ऑफ अकाउंट क्या बताता है, बोलो, ऑन अ पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ अकाउंट, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ कहाँ से इनकम आया है, अदर इनकम क्या क्या है, इंटरेस्ट से कितना आया है, रेंट से कितना आया है, सब कुछ दिखाता है कौन, नोट्स ऑफ अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां तक किसको दुख है, नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो समझो, अब हम लोग का, अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े, बोलो तो, कहाँ गया, अभी तक हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़े, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े, एनालिसिस के बारे में पढ़े ही नहीं है ना। अब बात करेंगे किसके बारे में, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करने में। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो, प्रॉफिट देखते ही हम डिसीजन ले लिए ना कि कंपनी बी इज मच बेटर देन कंपनी ए, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। क्या करना, एनालाइज करना। अब एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला है रेशियो एनालिसिस, चलेगा।
दूसरा है कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव एनालिसिस। तीसरा है कॉमन साइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। एक कैश फ्लो की तरह भी होता है कौन सा, फंड फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा सेकंड मतलब फोर्थ सेमेस्टर में 5 मार्क्स का एक चैप्टर है पूरा, तो डिटेल में उस टाइम पढ़ेंगे। किस टाइम, फोर्थ सेमेस्टर में, है ना। वर्ड आता है ब्रेक इवन पॉइंट। कोई बताएगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बताएगा चॉकलेट देंगे। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, गूगल नहीं सर्च करेगा विद्या का समय, क्या होता है। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, बोलो ना। नहीं, ब्रेक इवन इज प्रॉफिट इज अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्विवेलेंट टू टोटल कॉस्ट। जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो, जहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉफिट ही नहीं है, किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या इक्वल होगा, बोलो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, उसको कौन सा पॉइंट बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अभी हम लोग क्या बोले, समझाते हैं। कंपनी ए था, कंपनी बी था, तुम लोगों ने क्या देखा, जो प्रॉफिट है वो 10 लाख और 20 लाख है। तो तुम डिसीजन क्या लिया, कैसे डिसीजन लिया कि कंपनी बी बेटर है कंपनी ए से, कंपेयर किया। तुम क्या किया, कंपेयर किया ना, कि कंपनी ए का प्रॉफिट 10 ही लाख है और कंपनी बी का प्रॉफिट 20 लाख है। तो इस हिसाब से तुम क्या किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया। क्या किया, कंपैरेटिव। अपने आप में देखा जाए तो इंडिविजुअली तुम चेक नहीं किए। अगर हम इंडिविजुअली चेक करें तो कंपनी का इस साल का प्रॉफिट है 20 लाख, लेकिन कंपनी ने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया था 40 लाख का। कंपनी ए ने इस साल प्रॉफिट कमाया है 10 लाख का, जबकि कंपनी ए जो है प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाई थी सिर्फ 5 लाख का। कितना का, अब बताओ कौन सा कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, ए का। कंपनी ए का प्रॉफिट डबल हो गया है, पहले 5 लाख था अब 10 लाख हो गया है। और कंपनी बी का परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि पहले 20 लाख का प्रॉफिट था, सॉरी पहले 40 लाख का प्रॉफिट था, अब वो घट के। तो ये जो हम लोग किए थे, ये जो हम लोग किए थे, इसको बोलते हैं इंटर कंपैरेटिव। क्या बोलते हैं, इंटर मतलब दो अलग अलग कंपनियों में कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छा, जब इंट्रा कंपेयर होता है, जब विद इन कंपनी कंपेयर होता है, इस साल का प्रॉफिट और पिछले साल के प्रॉफिट में, दैट इज कॉल्ड इंट्रा कंपैरेटिव। क्या बोला जाता है, इंट्रा। तो कंपैरेटिव दोनों टाइप से हो सकता है, इंटर कंपैरेटिव भी हो सकता है ना। तुरंत डिसीजन तुम्हारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, कि अलग अलग टूल्स को यूज करेंगे तो अगर अलग अलग क्या आएगा, डिसीजन आएगा। और उन सब से डिसीजन लेके हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, और कौन सा कंपनी बेनिफिशियल नहीं है। चलेगा यहाँ तक। कॉम्परेटिव एनालिसिस को ना हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोला जाता है। कॉमन साइज को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, है ना। जब इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पढ़ोगे, तब एक्चुअली में समझ में आएगा। जैसे अभी हम बताएं ए और बी, तो हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे थे प्रॉफिट को, 10 लाख और 20 लाख था, तो ऐसे कंपेयर कर रहे थे ना, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल कंपेयर हो रहा है। कैसे कंपेयर हो रहा है, हॉरिजेंटल। इसीलिए इसको कौन सा एनालिसिस बोला जाता है, हॉरिजेंटल एनालिसिस बोला जाता है। किसको, कंपैरेटिव एनालिसिस को। कॉमन साइज में क्या होता है, कि जैसे मानो कि मेरा एसेट्स कितने टाइप का होता है, दो, मान लो एक बार के लिए, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तब जाके दोनों ऐड होता है तो क्या आता है हमारा, टोटल एसेट्स। लेट सपोज ये है 10 लाख और ये है 5 लाख, तो हमारा टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा। तो कॉमन में क्या होता है, कंपेयर होता है कि टोटल एसेट्स का फिक्स एसेट्स कितना परसेंट है और टोटल एसेट्स का करंट एसेट्स कितना परसेंट है। तो हम लोग कंपेयर कैसे कर रहे हैं,
टोटल से इन सबको कंपेयर कर रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोला जाता है इसको? वर्टिकल। जबकि कॉम्परेटिव में क्या होता है? कंपेयर किया जाता है, चाहे दो अलग अलग कंपनियों के बीच में, चाहे एक ही कंपनी का दो अलग अलग साल के बीच में, है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बोलो, कॉम्परेटिव एनालिसिस। क्या बोला जाता है? कॉम्परेटिव एनालिसिस। अब आते हैं एक चैप्टर रेशियो में। किसमें? रेशियो क्या होता है कि मेरा एसेट्स, मेरे लायबिलिटी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हम समझाएं, हम भी बताएं, कैपिटल हम लगाए हैं मानो इस बिजनेस में 10 लाख रुपीस, और हमने बैंक से लोन लिया है बोला 20 लाख का। तब हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम स्टेबल हैं भी या नहीं। कल के दिन अगर बैंक मेरे सर पे चढ़ जाए कि मेरे को 20 लाख रुपए मेरे दे दीजिए, तो हम कहीं से भी ला के दे पाएंगे क्या? नहीं, हम कैपेबल ही नहीं है उसके लाइबिलिटी को क्या करने के लिए? पे करने के लिए। फॉर दैट रीजन हमको क्या करना पड़ेगा? अपना बिल्डिंग बेचना पड़ेगा, और बिल्डिंग बेच के जो 30 लाख रुपया आएगा उसमें से 20 लाख उसको देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कल के दिन अगर बैंक हम पे जबरदस्ती करे और हमसे 20 लाख रुपया क्या करे? डिमांड करे, तो हमको लिक्विडेट होना पड़ेगा, हमको अपना एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, पूरा एसेट्स को बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास 30 लाख आएगा, आउट ऑफ विच हमको 20 लाख उसको क्या कर देना पड़ेगा? पेड कर देना पड़ेगा। बट ये सिनेरियो थोड़ा सा अगर अलग रहता कि हम कैपिटल लगाए हैं 100 लाख और लोन लिए हैं 20 लाख का, है ना, इन दैट केस क्या होगा? बैंक अगर सर पे भी चढ़ेगा ना, तो साइड से कोई एक तो एसेट्स बेचेंगे और मेरे पास 20 लाख रुपया आ जाएगा, हम उसको बेच बाच के क्या कर देंगे? पूरा कंपनी बंद करना पड़ेगा। पहले केस में क्या हो रहा था? पूरा कंपनी को क्या करना पड़ेगा? चुप करना पड़ रहा था। लगभग मतलब मोर देन 50% कंपनी को क्या करना पड़ता था? बेचना पड़ता था, तब जाके उसको लोन पेड होता था। यहाँ पे कितना परसेंट कंपनी बेचना पड़ेगा? सिर्फ 20% बेचेंगे तो ही मेरा क्या हो जाएगा? हिसाब हो जाएगा। तो ये पोजीशन अच्छा है कि पुराना वाला पोजीशन अच्छा था? ये पोजीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो अलग अलग फिगर के बीच में कैसा वो लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो फाइंड आउट करते हैं। किसमें? हम लोग रेशियो एनालिसिस में, है ना। अब रेशियो एनालिसिस ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस होता है, बहुत सारा टाइप होता है। किसका? रेशियो का। आएगा आज नहीं तो कल। ये है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, बेसिकली ये वाला पढ़ना है तुमको। कौन सा पहला रेशियो कौन सा है? लिक्विडिटी। लिक्विड मतलब क्या होता है बोलो, है ना। तीन क्या बोलते हैं, स्टेट होता है ना। एक होता है क्या बोलो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड मतलब क्या होता है? कितना जल्दी तुम्हारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मानो कि मेरा बिल्डिंग है, इसको हम बेचने निकले, तो क्या एक दो दिन में बिक्री हो जाएगा? नहीं। गोल्ड को बेचने निकले तो हो जाएगा। तो गोल्ड इज ए लिक्विड एसेट्स। गोल्ड क्या है? लिक्विड एसेट्स है। रियल एस्टेट का जो एसेट्स है वो लिक्विड एसेट्स नहीं है। इसके लिए कस्टमर हमको खोजना पड़ेगा। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीना लगे, हो सकता है 1 साल से ज्यादा लग जाए, है ना, क्योंकि सब कोई तो 50 लाख रुपया लेकर बैठा नहीं है कि आपका एसेट बिक्री होगा, वो खरीदने के लिए क्या हो जाए? रेडी हो जाए। तो इसीलिए वो एसेट्स जिसको आसानी से कैश में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड रेशियो। क्या बोला जाता है? अब लिक्विड रेशियो का दो एग्जांपल है, ये जितना भी एरो देखे है ना, ये सारा क्या है बोलो? एग्जांपल है। तो लिक्विड एसेट्स का दो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन सा बोलो? पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो, है ना। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्या होता है फॉर्मूला? लिखवाएंगे थोड़ा देर में, अभी फिलहाल समझो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होता है बोलो? एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर कैश में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एसेट्स विच कैन बी लायबिलिटी विच कैन बी कन्वर्टेड विच हैव टू पे विद इन 1 ईयर। जो लायबिलिटी को 1 साल के अंदर अंदर पेड करना होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसको 1 ईयर के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे स्टॉक हुआ, जैसे कैश हुआ, जैसे डेटर हुआ, कस्टमर जिसके पास उधार बाकी है, तो क्या उसको 2 साल के लिए उधार छोड़ देंगे? नहीं, उसको जाके कपार पे चढ़ के भी क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट कर लेना है? कैश में। करंट लायबिलिटी क्या होता है? जिसको 1 साल के अंदर अंदर पेड कर देना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, ऐसे समझो कि क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी।
क्या होता है फॉर्मूला बोलो? क्विक एसेट्स बाय, अब क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स तो समझ गए भैया, कि जिसको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट। नशा नशा करंट एसेट्स, जो 1 साल में होगा वो करंट एसेट्स, जो 1 साल में पेड होना होगा वो करंट लायबिलिटी। बट जो मोर द, जो विद इन 3 मंथ, विद इन, जो 3 महीना में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कितना महीना में, दैट इज कॉल्ड क्विक एसेट्स। 3 महीना के अंदर कैश में पेड करना हो, दैट इज कॉल्ड क्विक लायबिलिटी। जो 3 महीना में होगा क्विक एसेट्स और 3 महीना में होगा क्विक लायबिलिटी। 1 साल में होगा करेंट एसेट्स और 1 साल में पेड करना होगा तो करेंट। जब मोर देन 1 ईयर होगा तो फिक्स एसेट्स, है ना? मोर देन 1 ईयर होगा तो फिक्स एसेट्स, या फिर फिक्स एसेट्स को और एक वर्ड से क्या जाना जाता है बोलो? हाँ, फिक्स एसेट्स इज आल्सो नोन एज नॉन करंट एसेट्स। ऑब्वियसली ये करंट एसेट्स वो है जो 1 साल में पेड करेंगे, और नॉन करंट एसेट्स वो है जो कि आफ्टर 1 ईयर हम लोग क्या करेंगे, पेड करेंगे। जो 1 साल में पेड करेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज करंट एसेट्स, और जो 3 महीने में पेड करेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज क्विक एसेट्स, और जो मोर देन 1 ईयर में पेड करेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन करंट एसेट्स। क्या बोला जाएगा उसको? नॉन करंट एसेट्स, चलेगा? नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पेड किया जाएगा, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, है ना, या फिर डिवेंचर इशू, ये सब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका पेमेंट पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर है। विथ इन 1 ईयर है तो करंट लायबिलिटी, और विथ इन 3 मंथ है तो समझ में आया? क्विक लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? ये किसका एग्जांपल था? लिक्विड रेशियो का। किसका? लिक्विड रेशियो का कितना फॉर्मूला है, माने कितना एग्जांपल है? 2। कौन कौन सा? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो का नाम, इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या चेक किया जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक किया जाता है। किससे? समझाते हैं। मानो मेरा करंट एसेट्स जिससे हमको पैसा पाना है वो है 2 लाख का, कितना का? और जिसको हमको पेड करना है वो है 1 लाख का। मेरा कंडीशन अच्छा है कि खराब है? हमको बाहर से पैसा लेना है 2 लाख और पैसा मार्केट में देना है 1 लाख, तो पैसा लेना ज्यादा है कि देना ज्यादा है? तो कंडीशन अच्छा है कि खराब? इसको अच्छा कंडीशन बोला जाएगा। अगर यही कंडीशन उल्टा रहता तो 2 लाख लेना है और 10 लाख देना है ना? तो हो सकता है कि किसी दिन भी ये कपार पे आके चढ़ जाए, है ना? हम चाह के भी इसको पेड, अगर हमको पैसा आएगा भी तो कितना आ सकता है मैक्सिमम? 2 लाख आएगा विद इन 1 ईयर। हम पेड करना कितना करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा एसेट्स बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? बड़ा एसेट्स बेच के हमको 8 लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम इसको क्या कर पाए? पेड कर पाए। तो हम सॉल्वेंट है या नहीं है ना? पैसा उतना है या नहीं है अभी मेरे पास? उतना नहीं है कि हम अपने लाइब्रेरी को क्या कर सके? पेड कर पाए। तो ये पोजीशन खराब है। पोजीशन, और जो पहला पोजीशन बताया वो अच्छा था। कौन सा पहला पोजीशन बोलो तो? जब 2 लाख का रिसीव करना था और 1 लाख रुपीज क्या करना था? पेड तो करना था। तो उसी तरह एक आता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये शॉर्ट टर्म का था और ये लॉन्ग टर्म का, बड़ा दिन के लिए पेमेंट। अभी जैसे कैपिटल वाला बताया ना, दैट इज कॉल्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो। उसको क्या बोला जाता है बोलो? इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी मतलब कैपिटल, और डेप्ट मतलब लोन। तो लोन और कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन है? लोन और कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन है? लोन कितना परसेंट है? अगर लोन 10% है और कैपिटल हमारा 100% है, तो इट मीन कि जब चाहेंगे तब हम लोन को क्या कर सकते हैं? रिपेड कर सकते हैं। लेकिन यही रेशियो अगर ऐसे है कि लोन है 80% और कैपिटल है 20%, इन दैट केस फ्यूचर मेरा ब्राइट नजर नहीं आ रहा है ना? हो सकता है कि अगर हम किसी दिन इंटरेस्ट नहीं पेड कर पाए तो हो सकता है कि बैंक वाला क्या करेगा? मेरा घर को नीलाम कर देगा और उससे रिकवर कर लेगा पैसा, जो बचेगा मेरे को क्या कर देगा? हैंड ओवर कर देगा। तो सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है बोलो? लिक्विडेट होना। क्या होना? लिक्विडेट होना। तो ये 4 एग्जांपल है किसका? सॉल्वेंसी रेशियो का। फिर आता है टर्नओवर रेशियो। इसको परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? है ना? क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रेशियो, या फिर मानो कि मैंने साल भर में 1 करोड़ का सेल किया है, माने मेरा स्टॉक साल भर में मानो 4 टाइम्स सेल हुआ है। कितना बार सेल हुआ है? 4 बार। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस रखा है। रखा क्या है भैया, बचपन से। बचपन से है। ठीक है। हम कितना बार सामान सेल किए बोलो? 4 बार।
प्रिंस सामान सेल किया 10 बार, 10 टाइम्स। हमने सेल किया 1 करोड़ का, प्रिंस ने सेल किया है करीब करीब 2.5 करोड़ का। कौन अमीर है? ऑब्वियसली प्रिंस है, तो यही अमीर रहेगा, है ना। तो इसका सेल परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। मेरा परफॉर्मेंस खराब है ना। ये किससे पता चला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। किससे पता चला? कि हमने कितना बार अपने स्टॉक को रोटेट किया है। तो हम स्टॉक को रोटेट किए कितना बार? 4 बार। जबकि प्रिंस रोटेट किया कितना बार? जो आता था उसको सामान बेच देता था, जो आता था उसको सामान बेच देता था, है ना। उसके बाद मेरा कस्टमर जो है 4 बार उधार ले गया है, 4 बार पेमेंट कर दिया है, इसका पेमेंट ही नहीं किया है। समझा? ये प्रिंस से जो है स्टेशन में बैठ गया। अब बेचे हैं लेकिन पैसा ही नहीं आया, तो ऐसा बेच के कोई फायदा ही नहीं है। हम कम बेचेंगे, पैसा रिकवर हो जाएगा। ये बेचा है लेकिन कस्टमर मेरे को पैसा देने एक बार भी नहीं आया, पूरा का पूरा क्या है, उधार बाकी है, क्या है, तो ऐसा बेच के कोई फायदा नहीं है। तो ये सब परफॉर्मेंस पता चलता है या टर्नओवर रेशियो से। किसे पता चलता है? इसका और दूसरा नाम क्या है? परफॉर्मेंस रेशियो। तीसरा नाम क्या है? वो बताएं क्या हम? अच्छा, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। तो 3 नाम है। क्या क्या बोलो? टर्नओवर रेशियो बोलो, एक्टिविटी रेशियो बोलो, या फिर परफॉर्मेंस रेशियो बोलो। ये सब उसका क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिससे हमको कंपनी के प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? जैसे अभी तक तुम लोग क्या जानता था? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है बोलो, या ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अभी क्या बताया? ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है बोलो? हाँ हाँ बोलो बोलो। जिस चीज में हम हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, है ना, उससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। कंपनी को क्या देखना है कि कंपनी जिस फील्ड में डील कर रही है, लेट्स सपोज कि ओला मोटर्स है ना, या ओला इलेक्ट्रिक, वो स्कूटर बना रही है, बेच रही है। भले उसका कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। कहां से आ रहा है? स्कूटर बेच के नहीं आ रहा है, उसको प्रॉफिट आ रहा है, वो जगह जगह पे इन्वेस्ट करके रखी है, वहां से रेंटल इनकम आ रहा है। इस वजह से कंपनी किसमें दिखाई दे रही है? प्रॉफिट। लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग चेक करने जाए तो स्कूटर उसका एकदम फ्लॉप हो चुका है और वो लॉस में है। क्या है? लॉस में है। तो उससे क्या पता चलता है कि ऑपरेटिंग उसका ठीक नहीं है। नेट प्रॉफिट में तो सब कुछ रहता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सब कुछ है ना। लेकिन हम तो देखेंगे कि मेन काम जहां पे है वहां से मेन सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है या फिर नहीं, वो पोजीशन ठीक है या नहीं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, दैट मीन्स ये बात कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो का। किसके बारे में बात कर रहा है? सपोज करो कि हम 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 इनकम अर्न कर रहे हैं, और 90 रुपीज का एक्सपेंसेस है मेरा। और दूसरा कंपनी है जिसका 100 इनकम है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका सिर्फ 40 है। तो ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन उसका ज्यादा है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा तो ये कंपनी हो सकता है कि लॉस में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? तो वो पता चलता है किससे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। तो ये कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो कितने टाइप का रेशियो? 4। कौन कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कर रहा है सब, टर्नओवर रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं। ये तो था। अगर हम रेशियो को अगर हम रेशियो को अगर हम रेशियो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बांटे। किसके बेसिस पे बांटे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे रेशियो को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये तो फंक्शन के बेसिस पे था। किसके बेसिस पे था? फंक्शन के बेसिस पे था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखिए तो रेशियो को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है बैलेंस शीट रेशियो। कौन सा रेशियो बोलो? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर इसको प्यार से हम लोग इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इनकम। एक होता है मिक्स रेशियो। कौन सा रेशियो? समझाते हैं। देखो, हम लोग रेशियो में क्या करते हैं, दो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, श्रुति जी इधर देखोगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो अलग अलग फिगर के बीच में कैसा रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, किसमें, रेशियो में। तो एक जो ऊपर में फिगर लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे में जो फिगर लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम बैलेंस शीट का है, दोनों ही आइटम किसका है, तो इट इज कंसिडर्ड एज बैलेंस शीट रेशियो। उसको क्या बोला जाएगा, जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स भी बैलेंस शीट का आइटम है और करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए करंट रेशियो इज अ बैलेंस शीट रेशियो। करंट रेशियो कौन सा रेशियो है, जब दोनों ही आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम किसका हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज इनकम स्टेटमेंट रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्या बोला जाएगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कौन सा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार के लिए लिख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल की कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बैलेंस शीट में जाता है क्या, नहीं। तो ये दोनों ही आइटम कहाँ का है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए ये कौन सा रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉरी क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट रेशियो। जब न्यूमिनेटर बैलेंस शीट का है और डिनोमिनेटर पीएल का है, या फिर न्यूमिनेटर पीएल का है और डिनोमिनेटर बैलेंस शीट का है, देन इट शैल बी कंसीडर्ड एज मिक्स रेशियो। क्या है, मिक्स है, एक आइटम पीएल का, दूसरा आइटम बैलेंस शीट का, एक आइटम बैलेंस शीट का, दूसरा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर हम बात करें जितना भी टर्नओवर रेशियो होता है, जितना भी टर्नओवर रेशियो होता है वो सब कौन सा रेशियो है, मिक्स रेशियो है। कौन सा रेशियो है, जितना भी सॉल्वेंसी रेशियो होता है, जितना भी सॉल्वेंसी रेशियो होता है, जैसे ये 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 सब कौन सा रेशियो है बोलो तो, बैलेंस शीट रेशियो है। जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है वो सब कौन सा रेशियो है बोलो, आप समझाते हैं हम तुमको, कैसे लिखना है वो हम बता रहे हैं कर रहे हैं, गंदा लग रहा है, बहुत गंदा वाला गंदा है, ठीक है। ओए, देखो एक तो पहले कॉपी करोगे किसको, ये जो टाइप्स ऑफ रेशियो है वो, है ना, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर में ऐसे चार्ट बना लोगे, फिर लिखोगे उसके नीचे क्या बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो, है ना, उसमें बैलेंस शीट रेशियो का एग्जांपल जब दोगे, है ना, तो कौन कौन सा एग्जांपल में लिखोगे, ये दोनों लिख लोगे और ये लिखोगे, ये लिखोगे और ये लिखोगे, तो मैं ये मत लिखूंगी, क्लियर। ये किसका एग्जांपल बताया बोलो, बैलेंस शीट रेशियो का, किसका एग्जांपल बताएं, तो बैलेंस शीट के रेशियो के अंदर में ये 5 आएगा, है ना। अगर हम बोले कौन सा बोलो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, तो इसके अंदर में यहां से लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे और ये लिखोगे, ये दोनों ही, ये चारों ही क्या है, कौन सा रेशियो है, पीएल रेशियो है ना। जितना भी टर्नओवर रेशियो है वो कौन सा रेशियो है बोलो, मिक्स रेशियो है। कौन सा रेशियो है, मिक्स। तो मिक्स रेशियो में एग्जांपल में क्या आएगा, ये चारों। तुम लोग बोलो तो इसका फोटो भेज दे रहे हैं, तुम लोग कॉपी में लिख लेगा वो घर पे, हाँ हाँ, है ना, लिखो जल्दी से। फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेस, कौन सा रेशियो था बोलो, लिक्विड रेशियो ना, लिक्विड रेशियो, तो मीट हिज कमिटमेंट बिजनेस नीड्स लिक्विड फंड, है ना। छोटा छोटा बिजनेस को डेली वाइज बिजनेस करने के लिए हमको लिक्विड फंड होना जरूरी है, कुछ पैसा मेरे पॉकेट में होना जरूरी है, जिससे हम बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर पाए, रेंट पेड कर पाए, है ना, जेरोक्स का एक्सपेंसेस है वो सब क्या कर पाए, पेड। द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू, है ना, टू स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन इट ड्यू इज नोन एज लिक्विडिटी। जब जरूरत पड़े तब हम उसको आसानी से क्या कर पाए, पेड कर पाए, उसी को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी। एंड द रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर इट्स नोन एज लिक्विडिटी रेशियो, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। दो एग्जांपल्स है ना इसका, कौन कौन सा बोलो,
करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। पहला एग्जांपल कौन सा है? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है बोलो? वर्किंग कैपिटल रेशियो। पहला बात तो समझो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस, ये सब मिलके क्या बनता है? करेंट एसेट्स, है ना? ये सब मिलके क्या बनता है बोलो? करंट लायबिलिटी। जैसे हम बताते हैं ट्रेड रिसीवर मतलब कस्टमर, तो कस्टमर को 2-3 महीना से ज्यादा का उधार तो हम देंगे नहीं, है ना? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब, लेकिन क्या क्या चीज को छोड़ के? स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को छोड़कर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैश तो ऑटोमेटिकली लिक्विड में है ना? इसको वापस से कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत, बैंक में रखा हुआ पैसा जब चाहे तब एटीएम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम ऑलरेडी ये खर्चा पेड कर चुके हैं, बस उससे बेनिफिट लेना बाकी है। एक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, तो जब चाहेंगे तब हम इससे इनकम क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, या फिर हम किसी फ्रेंड को 2 महीना के लिए, 1 महीना के लिए क्या दिए हैं? लोन दिए हैं। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा करेंट एसेट्स है, जो 1 साल में क्या हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारा क्या है? करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए हम ओवरड्राफ्ट लिए, है ना? जितना डिपॉजिट नहीं किया उससे ज्यादा निकाल लिए। ट्रेड पेबल, उधार बाकी जो चल रहा है जेरॉक्स वाले से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अन इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब एग्जांपल है किसका? करेंट लायबिलिटी का। फॉर्मूला क्या है करेंट रेशियो का बोलो? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स इंक्लूड्स डेटर, कैश, बैंक, स्टॉक एंड ऑल, है ना? करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और ये सब। स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो मतलब इसको बोलते हैं आइडियल। क्या बोलते हैं? एक और वर्ड, आइडियल रेशियो क्या है? तो आइडियल रेशियो है 2:1, माने मेरा करेंट एसेट्स 2 गुना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। किससे? करेंट लायबिलिटी से। मतलब कि जितना पैसा देना है उससे ज्यादा मेरे को पैसा लेना होगा। अगर सपोज करो करेंट एसेट्स 2 टाइम्स है, 2 लाख का एसेट्स है और 1 लाख का लायबिलिटी है, तो पोजीशन अच्छा है। पोजीशन क्या है? अच्छा है कि हम आसानी से लायबिलिटी मांगने आएगा तो जिससे हमको लेना है उससे लेकर हम उसको आसानी से क्या कर पाएंगे? पेड कर पाएंगे। अगर मानो कि करंट एसेट 6 टाइम है, 6 लाख और 1 लाख है, 6 लाख और माने 6 लाख रुपए मेरे पास है और लायबिलिटी देना है सिर्फ 1 लाख, तो पोजीशन अच्छा है कि खराब है? हाँ, ये थोड़ा सा क्या हुआ, नॉर्मली सोचने में अच्छा है तुम, लेकिन सोचो एक बिजनेसमैन कभी अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखता है ना? वो पैसे को काम पे लगाता है। वर्ड एक सुनाए थे ना कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। वो इतना आइडियल कैश रखेगा ही नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैश है मेरे पास, है ना? इस 6 लाख में से हमको क्या करना चाहिए था? 3-4 लाख रुपए निकाल कर किसी इन्वेस्टमेंट में कर देना चाहिए था, ताकि वहां से हमको क्या आते रहे? रिटर्न आते रहे। या हम कोई बड़ा सा मशीन खरीद लेना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में मेरे को हेल्प हो, है ना? तो बहुत ज्यादा करंट रेशियो होना या करंट एसेट्स होना वो भी अच्छा बात नहीं है, बहुत कम होना भी अच्छा बात नहीं है। इसीलिए आइडियल क्या बोला गया है बोलो? 2:1 रहना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? मेरे पास एक्स्ट्रा कैश घर में क्या हुआ है? रखा हुआ है, जिसको हम यूज नहीं करें। इट मीन्स कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या नहीं है? कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कौन सा रेशियो का फॉर्मूला था? करंट रेशियो। ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक और रेशियो है, कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो, या देखो इसी का ना लिक्विडिटी रेशियो का 3 एग्जांपल है। क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट भी रेशियो भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी ही होगा। ये क्या होगा? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, है ना? क्विक एसेट्स क्या क्या चीज मिलकर बनता है? देखो, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस, छोड़ दो इतना ही रखो, इसको छोड़ दो। करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस, समझ में आया क्या बोले?
करंट लायबिलिटी तो जानते ही हो तुम लोग, लेकिन देखो इसके अंदर में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। क्या नहीं है? इसका फॉर्मूला ऐसे कुछ लिखोगे, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या लिखा है बोलो? करंट लायबिलिटी लिखा है ना, इसको करंट लायबिलिटी ना लिख के लिखोगे क्विक लायबिलिटी। क्या लिखोगे? क्विक लायबिलिटी, है ना। क्योंकि करंट लायबिलिटी जब हम लिखे थे हम लोग, तो उसमें देखो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूडेड था। क्या था? इंक्लूडेड था। लेकिन यहाँ पे जो हे प्रभु, लेकिन यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी लिखा है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट लायबिलिटी दैट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? तो फॉर्मूला क्या हुआ क्विक लायबिलिटी का? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। एसेट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। चलेगा? ये कॉपी करो इसको, ये दोनों फॉर्मूला कॉपी करो। Now question number 1, calculate current ratio from the following informations। क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास? अगर देखा जाए तो करंट एसेट्स के लिए सन्डी डेटर अवेलेबल है, इन्वेंट्रीज अवेलेबल है ना। फिर क्या बोलो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और बाकी सारा तो लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी देखें तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, डिबेंचर मेरा लॉन्ग टर्म है, ये नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेबल दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। मशीनरी नहीं आएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। क्लियर? अब फिगर कोई बताएगा डेटर का कितना है? 4 लाख। इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज कितना है? 160। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 120, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000। कितना हुआ बोलो? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो टोटल करंट एसेट्स को ऐड किया तो कितना आया? 8 लाख। बिल्स पेबल कितना है? 80,000। ट्रेड पेबल कितना है? 160। एक्सपेंसेस पेबल कितना है? 160। 160 160 320 और 80, 4 लाख। तो करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटी मिल गया। फॉर्मूला लगाएंगे किसका? करंट रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 2:1, 2:1। ऐसे हमेशा इस टू में लिखोगे, ये नहीं कि 4 से ये काट दिए 2 टाइम्स में कट गया तो 2 टाइम्स लिख दिए। क्या लिखोगे हमेशा? 2:1। करो कॉपी। क्वेश्चन क्या है? वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रिंटवेल लिमिटेड इज 4 लाख। क्या पता है मेरे को? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स है 12 लाख। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है हम लोग के पास कितना का? 1 लाख का। कैलकुलेट इट्स करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, है ना। उसमें ऐड कर लेना तुम लोग। क्या कर लेना? ऐड कर। वेट, अब देखो शुरू हो गया तुम लोग, गजबे हाल है रे भाई, रुक जा। सुनो, हमको क्या पता है? वर्किंग कैपिटल पता है विच इज 4 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हम बोल सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 4 लाख। हमको क्या पता है? करंट एसेट्स पता है 12 लाख, है ना। करंट लायबिलिटी पता नहीं है। ये इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर से इधर आएगा तो 12 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू करंट लायबिलिटी, है ना। तो 8 लाख इक्वल टू करंट लायबिलिटी। चलेगा ये यहाँ तक?
अगर हम देखें करंट रेशियो, क्या देखें, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो हमारा करंट एसेट्स कितना था, 12 लाख, करंट लायबिलिटी हमारा कितना आया, 8 लाख। तो इसको अगर डिवाइड दे 4 से, है ना, 4040 कट 5050 कट गया, तो 3:2, 3/2 आएगा। अगर 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1.5:1, क्या आएगा, 3 को 2 पार्ट में बांटेंगे 3 रुपया को, तो कितना कितना होगा, 1.5 1.5 चलेगा यहाँ तक। ये कौन सा रेशियो निकाले हम लोग, करंट रेशियो। अच्छा, एक बार क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री व्हाटएवर माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे ही ना। अब समझो, अगर हमको प्रीपेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम लोग जीरो मान के रखेंगे। किसको जीरो मान के रखेंगे, प्रीपेड और बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो करंट एसेट्स हमारा कितना हो गया बोलो, 12 लाख, स्टॉक कितना है 1 लाख, ये है क्या मेरे पास, नहीं तो जीरो है। करंट लायबिलिटी कितना है, अभी तो निकाले थे ना, 8 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, नहीं, तो 12 लाख से 1 लाख गया, कितना बचा, 11 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, 11:8, है ना। डिवाइड देना चाहते हो तो डिवाइड दे दो, फ्रैक्शन में आएगा, रहने दो ऐसी।